और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आजकल लापरवाही बहुत कर रहे हो ना, ढंग से पढ़ाई वढ़ाई कर नहीं रहे हो। समझ में आ रहा है मेरे को वीडियो से, क्योंकि ना तो कोई लाइक कर रहा है, ना कोई कमेंट कर रहा है, ना कोई सब्सक्राइब कर रहा है। इससे समझ में आ जा रहा है कि आप लोग पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो। तो कोई बात नहीं, अब की बात चालू करना है और पढ़ाई अच्छे से करना है, ध्यान देना है। तो ठीक है, पुनः आपका प्राइम एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज जो नया चैप्टर लेके आया हूं वो है एस ब्लॉक के तत्व पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे क्षारीय मृदा तत्व। अब ये क्षारीय मृदा तत्व होते क्या चीज है? क्षारीय तो समझ में आ गया कि क्षार है, इसलिए क्षारीय। मृदा तत्व है क्योंकि ये अधिकांश कहाँ पाए जा रहे होंगे? नाम से लग रहा है, मृदा मतलब मिट्टी, मिट्टी में पाए जा रहे होंगे, ऐसा लग रहा है ना? तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग। क्षारीय मृदा तत्व का मतलब ही होता है वे तत्व जिसके अंतर्गत हम जो तत्व देखने जा रहे हैं, पहले आपने देखे थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये जो तत्व थे ये क्षारीय धातुएं थे। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है क्षारीय मृदा धातु। तो क्षारीय मृदा धातु में सबसे पहले आता है बेरिलियम। बेरिलियम के बाद में आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम के बाद आता है स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम के बाद आता है बेरियम और राष्ट्र तत्व होता है रेडॉन। इसका परमाणु क्रमांक आपको भली भांति मालूम होगा। इसका परमाणु क्रमांक होता है 4, इसका परमाणु क्रमांक होता है 12, इसका परमाणु क्रमांक होता है 20, इसका परमाणु क्रमांक होता है 38, इसका परमाणु क्रमांक होता है 58 और इसका परमाणु क्रमांक होता है 88। नहीं सॉरी, ये 56 होगा। ठीक है, तो ये परमाणु क्रमांक हो गया। जस्ट हमने क्षार धातु पढ़े थे। क्षार धातु से क्या करना है? उसके सामने वाले तत्व का एक बढ़ा देना है परमाणु क्रमांक, क्योंकि जस्ट उसके बाद आने वाली ये क्षारीय मृदा धातु होती है। यानी एस ब्लॉक के जो प्रथम वर्ग के जो तत्व होते हैं उनको हम क्षार धातुएं कहते हैं, और द्वितीय वर्ग के जो तत्व होते हैं वो क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती है। और क्षारीय मृदा धातु में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडॉन ये तत्व आते हैं, जिसमें रेडॉन जो होता है ये रेडियो सक्रिय तत्व होता है। रेडियो एक्टिव तत्व जिसको कहते हैं रेडियो सक्रिय तत्व होता है। अब इनका जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2। इसका कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s2। यहां पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहां पर हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और एक 3d10, फिर 4s2 और ये हो जाएगा 4p6, फिर 5s2। एक स्टेप बढ़ जाता है। यहां पर फिर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10, फिर 4s2 4p6 4d10, फिर 5s2 5p6 और 6s क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ जाएगा। यहाँ पर लास्ट में ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 रिपीट हुआ, ये भी रिपीट हो जाएगा 1s2 सॉरी 3s2 3p6 3d10। अब यहाँ पर वो चौथा कक्ष कहाँ जाएगा? एफ ब्लॉक में जाता है।
तो यहाँ पर F आ जाएगा 4s2 4p6 4d10 और 4f कितना हो जाएगा 14। फिर 5s2 5p6 5d10, उसके बाद में 6s2 6p6 और 7s2। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या देखते हैं, इसके आउटर सबसेल है लास्ट कोष, बाह्यतम कोष जिसको कहते हैं। इस बाह्यतम कोष का अंतिम विन्यास कहाँ जा रहा है, एस में जा रहा है, एस ऑर्बिटल में जा रहा है। एस ऑर्बिटल में जाने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, इसको किस में रखे हैं, इन तत्वों को एस ब्लॉक में रखा गया है। अब एस ब्लॉक में अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, इसलिए इसको द्वितीय वर्ग में स्थान दिया गया है। एस ब्लॉक के द्वितीय वर्ग में इन तत्वों में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इसको छोड़ देते हैं अभी क्योंकि रेडियो सक्रिय में पहले ही बताया, बेरियम, इन सभी तत्वों के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, साथ ही साथ वो मृदा में पाए जाते हैं, जिसके कारण इन तत्वों को हम क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा तत्व कहते हैं। ठीक है, क्षारीय मृदा तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं, मृदा में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, जिसके कारण इनको क्षारीय मृदा तत्व कहते हैं। अब क्षारीय मृदा देखो, अब यहाँ पर इनके कुछ गुणों के बारे में अपन पढ़ ले तो एक होता है प्राप्ति। ये जितने भी तत्व होते हैं प्रकृति में खुली अवस्था में नहीं पाए जाते या मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, बल्कि ये अपने कार्बोनेट, हैलाइड, सल्फाइड आदि के रूप में क्या होते हैं, सिलिकेट आदि के रूप में पाए जाते हैं। मतलब ये स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि इनको हैलाइडों से या सिलिकेटों से, कार्बोनेटों से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इनको निर्माण की विधि या प्राप्त करने की विधि जो होती है, विशेषतः इनके हैलाइडों का जब विद्युत अपघटन करते हैं तो हैलाइडों का विद्युत अपघटन करने पर क्या होते हैं, धातु और हैलाइड जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, सिलिकेट के रूप में अलग हो जाएंगे। तो इनके क्या होते हैं, ये हैलाइड जो होते हैं अलग हो जाते हैं, तो इनको हैलाइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त करते हैं। क्यों से कैसे, जैसे कि एग्जांपल के रूप में मैंने MgCl2 लिया, इसका विद्युत अपघटन अगर हम करते हैं तो विद्युत अपघटन करने पर क्या हो जाएगा, Mg++ और Cl- में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये किधर ऋणायन होने के कारण ये एनोड पर चले जाएगा और धातु क्या हो जाएगा, धनायन होने के कारण कैथोड पर, यानी ऋण सिरे पर धातु चले जाएगी, धन सिरे पर और धातु तत्व चले जाएगा। इस प्रकार हम धातु को क्या कर लेते हैं, विद्युत अपघटन विधि के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार जैसे इनको हम आगे की बात करते हैं, त्रिज्या, त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, गुण की बात करते हैं अपन। दूसरा चीज क्या करें, परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या में क्या होगा, परमाणु त्रिज्या जैसे हम जानते हैं कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है, किसी तत्व के नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी जो होती है उसकी परमाणु त्रिज्या होती है। और मैंने इसके पहले आपको बताया था कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है, लेकिन उनके कोषों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसके कारण उनका आकार क्या होता है, छोटा होते जाता है। अतः स्पष्ट है कि इनका आकार जो होगा क्षारीय धातु, यानी इनके पहले आने वाली, जैसे इसके पहले लिथियम आता है, इसके पहले क्या आता है, सोडियम आता है, इसके पहले क्या आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है। तो इस प्रकार इनकी अपेक्षा इनका परमाणु त्रिज्या, इनका आकार छोटा है, आकार छोटा है मतलब परमाणु त्रिज्या भी क्या होगी, क्षार धातुओं से छोटी होगी। कभी कभी क्या होता है, तुलनात्मक स्टडी पूछ लेता है,
क्षार धातु तथा क्षारीय मृदा धातु में अंतर स्पष्ट करो या तुलना करो। तो तुलना यही होता है कि क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु में क्या परिवर्तन होता है। अगर हमको छोटी छोटी चीजें उनकी याद है तो उनमें हम अंतर आसानी से लिख सकते हैं। तो पहला समझ में आ गया परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या इनकी क्षारीय धातु से क्या होती है, छोटी होती है। लेकिन अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें केवल 2 कक्षाएं और इसमें कितनी कक्षाएं, 7 कक्षाएं हैं। तो 7 कक्षा वाले का आकार तो बड़ा होगा, बड़ा होगा तो क्या होगा, आकार बड़ा होना मतलब त्रिज्या बड़ी हो जाएगी। तो स्पष्ट है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ उनकी परमाणु त्रिज्या का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। दूसरा चीज होता है आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। आयनन ऊर्जा क्या होता है, किसी तत्व से विलगित इलेक्ट्रॉन, विलगित मतलब ये बाह्यतम कोश वाले को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा उनके आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम Mg लिए, Mg से क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो ये Mg++ हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। तो इसकी आयनन ऊर्जा, ये इसकी क्या कहलाएगी, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आयनन विभव का मान जो होता है, मैंने अभी बताया कि इनका आकार क्षारीय धातुओं से, मैं तुलनात्मक भी बताया जा रहा हूं ना, इनका आकार क्षारीय धातुओं से छोटा होता है। तो छोटा होने, देखो जब कोई छोटा रहेगा तो नाभिकीय आकर्षण जो होगा वो क्या होगा, अधिक होगा और इलेक्ट्रॉनों को उतने ही प्रबलता से बांधे रखेगा। तो स्पष्ट है इनका आयनन विभव क्षार धातुओं के आयनन विभव से उच्च होता है। और ये तो एक कारण हो गया। दूसरा कारण होता है ये क्षार धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s2। मतलब इसका s ऑर्बिटल जो होता है वो पूरा भरा होता है। s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं तो पूरा भरा होता है। तो पूरा भरा होने के कारण न तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इसका कोश पूर्ण है, इसलिए ये स्थायी तत्व बनाता है, स्थायी तत्व है, जिसके कारण भी इसका आयनन विभव या आयनन ऊर्जा जो होती है क्षार धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। लेकिन वर्ग में जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे, यानी बेरिलियम से रेडॉन तक के जाएंगे, तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आकार बढ़ेगा और आकार बढ़ने से नाभिकीय आकर्षण जो होगा वो कम होते जाएगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा, आयनन विभव मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना और आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा, जिसके कारण आयनन ऊर्जा का मान जो होता है ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, घटेगा या कम हो जाएगा। ऋण विद्युतता, चूंकि ये द्वितीय वर्ग के तत्व होते हैं, द्वितीय वर्ग के तत्व होने के कारण इनकी ऋण विद्युतता अपेक्षाकृत कम होती है। इनकी ऋण विद्युतता या विद्युत ऋणात्मकता जो होती है कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि इनका आकार बड़ा होता है और इनकी ऋण विद्युतता जो है वो क्षार धातुओं की ऋण विद्युतता से अधिक होगी, क्षार धातुओं की ऋण विद्युतता से अधिक होगी। लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनकी ऋण विद्युतता का मान भी धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होता है। तीसरा चीज यहां होता है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था है क्या चीज, ऑक्सीकरण अवस्था हम जानते हैं कि ये जितने अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं मतलब जैसे कि एग्जांपल के रूप में बेरिलियम लिए, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो Be++ में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा मतलब इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2। और ये धन विद्युतीय तत्व होता है क्योंकि धनात्मक आयन बनाते हैं,
इनमें एक्सेप्ट करने की अपेक्षा त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है, इसलिए ये धन विद्युतीय गुण प्रदर्शित करते हैं। एक गुण ये भी बनता है और दूसरा होता है ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था में ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जबकि क्षारीय धातु जो होती है वो केवल +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। यहाँ पर ये +1 बनाता है, जबकि ये क्या बनाता है, +2 आयन बनाता है। तो जितना आयन बनेगा इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 और क्षारीय मृदा धातु की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है, यानी +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और मैंने इसमें क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु का तुलनात्मक अध्ययन भी बता दिया है। ठीक है, आगे का चैप्टर हम अगले दिन पढ़ेंगे।